Cold War. Did it end in the year 1990 with the collapse of the Soviet Union? Or can it ever end in the history of mankind? शीत युद्ध क्या यह समाप्त हो गया 1990 ईस्वी में यूएसएसआर के विघटन के बाद? और क्या यह कभी समाप्त हो सकता है मानव इतिहास में? आइए इसे समझते हैं मेरे साथ। मैं अजय प्रताप सिन्हा, रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड एक्स डीन मुंगेर यूनिवर्सिटी। कोल्ड वॉर या शीत युद्ध वह स्थिति है जिसे समझना या समझाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसमें कोई चेहरा नहीं है। बोलचाल की भाषा में जब कोई दो लोग या दो देश या उन देशों के मित्र समूह की आपस में नाराजगी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, तो वे एक कोल्ड वॉर की स्थिति में चले जाते हैं। वे सीधे एक दूसरे पर हमला न करके परोक्ष में इनडायरेक्टली मनमुटाव को आयाम देने के लिए जल, जमीन और आकाश, लैंड, वाटर और स्काई सब में एक इनडायरेक्ट युद्ध छेड़ देते हैं, जिससे कि अपने विरोधियों को वो मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सके। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन शुरू हुआ, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यूएस और यूएसएसआर साथ मिलके जर्मनी, इटली और जापान को पराजित किए थे। तब ऐसा क्या हो गया कि युद्ध के समाप्ति के बाद यूएस और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर शुरू हो गया? यह कौन सी परिस्थिति थी, इसे समझना होगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बॉम्ब गिराया, तो इसका गूंज जापान से ज्यादा मॉस्को में सुना गया। यूएसएसआर को सदमा लगा कि युद्ध में रोज रोज साथ रहने वाला मित्र अमेरिका कब और कैसे न्यूक्लियर पावर बन गया, और उसे कुछ भनक भी ना लगी। यूएस के बराबरी में आने के लिए 1949 ईस्वी में यूएसएसआर ने अपना पहला एटम बॉम्ब बनाया, और अमेरिका के बाद वह विश्व का दूसरा न्यूक्लियर पावर देश बन गया। 1949 में ही यूएस के नेतृत्व में वेस्टर्न यूरोप के 12 देशों ने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जो एक सैनिक समूह था और जिसका घोषित उद्देश्य था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का विरोध करना
और कैसे स्वतंत्र देशों को साम्यवाद के खतरे से बचाना। इसके जवाब में यूएसएसआर ने 1955 ईस्वी में ईस्टर्न यूरोप के 7 देशों के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट बनाया। यह भी एक सैनिक समूह था जिसमें सब एक दूसरे को किसी भी स्थिति में मदद कर सकते थे। यहाँ हमें यह ध्यान देना होगा या ध्यान देना चाहिए कि यूएस के नेतृत्व में या यूएसएसआर के नेतृत्व में दो गुटों का क्या क्या शासन प्रक्रिया का सिद्धांत क्या था। यूएस ईच अकॉर्डिंग टू टैलेंट के सिद्धांत को प्रश्रय देता था, जबकि यूएसएसआर नेतृत्व ईच अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यानी सोशलिज्म या साम्यवाद को बढ़ावा दे रहा था। जबकि यूएस के सिद्धांतों में हम व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म को आगे बढ़ते देखते हैं, जो जिसे वह एक नैसर्गिक सिद्धांत मानता था, होलिस्टिक सिद्धांत। जुलाई 1991 में कोल्ड वार में हार के बाद यूएसएसआर जो 15 टुकड़ों में विभक्त हो गया था, उसे विधिवत यह घोषणा करना पड़ा कि वार्सा पैक्ट की समाप्ति हो गई है। लेकिन पुतिन, जो उस समय एक केजीबी का उच्च अधिकारी था, वो कुछ और ही समझ रहा था। वह कभी यह नहीं मानता था कि यूएसएसआर, जो अब रशिया है, उसकी हार हो गई है, और यह एक तरह से गोर्बेचोव और बोरिस येल्सिन का कमजोरी समझता था। पुतिन, जो अभी रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो उस दौरान भी, उस 8 वर्षों में भी, 1990 से 1998 के समय में भी रशिया को एक अनसैटिएटेड पावर समझते थे, अतृप्त देश, जो मौका मिलने पर ही वह यूएस के समकक्ष हो जाएगा। पुतिन रोज रोज नए तर्क के अनुसार, नए लॉजिक के अनुसार कोल्ड वार को एक नए परिभाषा में परिभाषित कर रहे हैं, और यह उनके कार्यों में भी दिख रहा है। उनका यह तर्क है कि अभी का यूक्रेन युद्ध, जिसे दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर के नाम से समझ रही है, वह वास्तव में रशियन लोगों के हित में है, क्योंकि यूक्रेन के सीमा के अंदर रूस का नेतृत्व नाटो के माध्यम से पहुंचना चाहता है, जो रशिया के लिए बहुत भयंकर होगा, एक भयंकर स्थिति हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक तटस्थ व्यू से, न्यूट्रल व्यू से युद्ध, वार या कोल्ड वार या पोस्ट वर्ल्ड वार को परिभाषित करें, तो हम पाते हैं कि यह सब एक पावर गेम है। जैसे एक कहावत है, समर्थ के नहीं दोष गुसाई। पावरफुल नेशंस आर नेवर रॉन्ग एंड दे ऑलवेज बिलीव दैट दे आर राइट। ऐसा हमने देखा जब 1992 ईस्वी 1992 में जॉर्ज बुश ने
जब अपने यूएस समूह के देशों के साथ इराक पर आक्रमण किए तो उसे ये जस्ट वार बताए कि यह विधि सम्मत है। हालांकि इस युद्ध में भी अनेक लोग मारे गए होंगे। उसी तरह पुतिन भी यूक्रेन युद्ध को रूस के नजर से एक जस्ट वार समझते हैं। अन्यथा रूस का अस्तित्व अमेरिका के मिसाइलों के द्वारा कहीं खतरे में न आ जाए। कुछ न्यूट्रल हिस्टोरियंस या कुछ न्यूट्रल क्रिटिक्स सभी युद्धों के आजकल के युद्धों को पोस्ट कोल्ड वार स्थिति में भी एक बाजार नीति, मार्केट थियरी के रूप में लेते हैं। उनका यह मानना है कि विश्व के पावरफुल न्यूक्लियर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये खुद एक दूसरे के साथ लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दे ऑलवेज थिंक दैट विल बी ए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्टिंक्शन, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सो क्यों ना अपने विरोधी देशों के आसपास छोटे मोटे देशों को उकसाकर एक युद्ध का माहौल बने, या एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, या युद्ध ही हो जाए, जिससे उनके सामानों का, खासकर मिलिट्री सामानों का, सैन्य सामानों का खरीद बिक्री में बहुत तेजी आ जाएगी। पता नहीं ऐसा सच क्या है, वास्तविकता क्या है, लेकिन ये आजकल अक्सर यह देखने को हमें मिल रहा है। जैसा मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं, सीरिया के युद्ध में, कोसोवो वार में, सोमालिया के युद्ध में, दोनों शक्तियों यानी यूएस और यूएसआर, जो पहले यूएसएसआर था और अब रशिया है, उसके मिलिट्री सामानों का बहुत तेजी से खरीद बिक्री होता है। वैसे इस लेक्चर का उद्देश्य किसी भी वार, हॉट वार या कोल्ड वार या और कोई भी वार हो, उसका समर्थन नहीं करता है। यह युद्ध अभी जो हो रहा है यूक्रेन में उसका, या चाइना ताइवान के संभावित युद्ध का, या इंडिया पाकिस्तान के युद्ध का, या यूएस रशिया के तनाव का किसी रूप में समर्थन नहीं करता है। और अपने बॉलीवुड में भी जो कोल्ड वार है, जो उभरते हुए कलाकारों को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उनमें जो एक कोल्ड वार की स्थिति हो जाती है, उसका भी समर्थन नहीं करता है। धन्यवाद।